नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए उसके डिस्क्रिप्शन या नोट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाद में MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है, 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा है। कौन कौन बुद्धिजीवी और मध्य वर्ग प्रभावित रहे हैं आंदोलनों से, और अप्रभावित कौन रहा है? निर्धन और सर्वसाधारण। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार रजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है इन्हें, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है तथा युगदूत भी कहा जाता है, ठीक है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1815 ईस्वी में, ठीक है। 1815 में क्या हुई थी? आत्मीय सभा की स्थापना। उसके बाद 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1828 में, ठीक है। ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, ठीक है। यही आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और तत्वबोधिनी सभा और किसके लिए? राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए ही, ठीक है। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज का था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था, ठीक है। पहला सुधार आंदोलन कौन था? ब्रह्म समाज था, जिस पर किसका प्रभाव था? आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश दरबार में किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने भेजा था, 1830 में भेजा था, ठीक है। और राजा की उपाधि भी इन्होंने ही दी थी, ठीक है। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। क्या करनी थी? कि जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय है उनको पेंशन की जो मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, ब्रिस्टल में, ठीक है, जहाँ उनकी समाधि स्थापित है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, ठीक है। किसके पक्षधर थे? अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती थी और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती थी। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर विरोध किया, ठीक है। राजा राम मोहन राय का कहा जाता है कि ये जो बाहर से वेशभूषा और ये सब थी, ये इनकी भारतीय थी, और जो विचार थे उनके आधुनिक विचार थे, ठीक है, साइंटिफिक विचार रखते थे वो। इसीलिए ये इन चीज़ों के पक्षधर थे कि भारत को विज्ञान और ये सब मिलना चाहिए, ये अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, ठीक है। तो अब इसके बाद रामकृष्ण परमहंस। इसके अलावा हम लोगों ने साहित्य वगैरह इन सब में और पत्रकारिता में देख लिया है कि इनका राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली थी। सती प्रथा के लिए भी इनका योगदान है। बहुत सारी जो पत्रिकाएं हैं, संवाद, कौमुदी, मिरातुल अखबार, 6 भाषाओं के ज्ञानी थे, ठीक है। तो आइए अब रामकृष्ण परमहंस के बारे में देखते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबियों अपने
अपने मार्ग से उस गंतव्य तक ध्यान करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल अधूरे हैं रामकृष्ण परमहंस अगर स्वामी विवेकानंद का जिक्र ना हो। 1863 से 1902 ईस्वी तक रहे हैं, प्रिय शिष्य थे। इनकी विचारधारा को स्वामी विवेकानंद ने फिर आगे साकार किया था, इनकी शिक्षाओं को। ठीक है, 1863 में जन्म हुआ था, 1902 में मृत्यु हो गई थी इनकी। इन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया और जन जन तक पहुंचाया। पूरा भारत भ्रमण किया था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म, न्यू हिंदुज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। ठीक है, तो क्या नवीन हिंदू धर्म। ठीक है, 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया, जो कि बड़ा फेमस है, 93 वाला। ठीक है, क्या बोला था, लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का कोलकाता के वेलूर में मुख्यालय खोला गया। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी या आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु वह भारत की प्राचीन संस्कृतियों से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर ही उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। ठीक है, मिशन की दूसरी विशेषता है सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, क्या कहते थे, सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। मतलब चीज़ें तो एक ही है, लक्ष्य एक है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है, शारदा मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। तो रामकृष्ण परमहंस की मिसेस थी शारदा देवी, मतलब पत्नी थी। ठीक है, मूल शंकर, अब दयानंद सरस्वती के बारे में आता है, तो इनका नाम मूल शंकर था और इनका जन्म 1824 में गुजरात की मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। ठीक है, उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों का शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। कहा जाता है कि इनकी जैसे ही शादी तय हुई थी तो ये शादी छोड़ के भाग आए थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मथुरा में आके इन्होंने जो विरजानंद जी थे उनसे वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध मतलब प्रेरणा प्राप्त की थी और ज्ञान प्राप्त किया था। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका लहराई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेदभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। ठीक है, स्वामी दयानंद ने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो स्वशासन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। ठीक है, आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। तो आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई तो था ही, यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना हुई थी, साथ में लाहौर में स्थापित किया गया था, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। तो पुनः वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप में एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड को
स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधारों और प्रयासों के कारण भारत का क्या कहा जाता था, मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। ठीक है। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। 1892-93 में आर्य समाज 2 गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट क्या था, पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। और इन लोगों ने, स्वामी श्रद्धानंद ने फिर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी 1902 में। ठीक है, हरिद्वार में है जो, ठीक है, ये 1902 में स्थापित की थी इन्होंने। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे? और लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? वो 1867 में हुई है। और किसने की है? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग ने की है। ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी से जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, किसका? प्रार्थना समाज का। क्या था? जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि अथवा विधवा व्याय एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। ठीक है। रनाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। किस चीज, कहाँ पे? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं गोविंद रनाडे। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? ये 1887 में हुई थी और शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। ठीक है। और कहाँ से? लाहौर में की थी देव समाज की। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया। किसमें? देवशास्त्र में, देव समाज की। ठीक है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, ज्योतिराव फुले ने की थी। ठीक है। 1800 कब? 73 में। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपनी संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मण एवं उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों में निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तो कौन कौन बुक थी? एक तो गुलामगिरी इनकी बुक थी और संगठन कौन था? सत्यशोधक समाज था। ठीक है। राजा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। ठीक है। तो कौन थे? राधाकांत देव थे 1830 में और धर्म सभा की स्थापना कर किए थी। ठीक है। रूढ़िवादिता का समर्थन किया था इन्होंने। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में। अच्छा, जो ये राधाकांत देव थे, इन्होंने एक चंद्रिका नामक पत्रिका भी निकाली थी और ये जो राजा राम मोहन राय थे उनके विरोधी थे, तो उन्हीं के कॉम्पिटिटर, उन्हीं के उसमें विपरीत में चलते थे। ठीक है। ब्रह्म समाज के उसमें अपोजिट में इन्होंने ये धर्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा में, अब राधा स्वामी सत्संग आंदोलन था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी, आगरा में हुई थी। एक महाजन या बैंकर थे तुलसीराम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी के महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की थी। किसने? मेन नाम है उनका तुलसीराम और फेमस नाम है क्या? शिवदयाल साहब या स्वामी जी के नाम से लोकप्रिय थे। ठीक है। और आगरा में थे। और राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ, सत्संग तथा साधारण जीवन में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। कौन? गोपाल हरि देशमुख। क्या वो थे? लोकहितवादी कहा जाता था इन्हें। 1823 से 92 तक रहे हैं। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया था। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व, विधवा पुनर्विवाह अभियान के लिए प्रथम नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने। और उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी
1850 में विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने, ठीक है। और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था इन्होंने। अब 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक, अब पारसी समाज में क्या था, बहराम जी एम मालावारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में हुआ था 1853 में। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो था, ठीक है, कब है, 1891 का है, सम्मति आयु अधिनियम कहते हैं, इन्हीं के प्रयास से पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1887 में, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, ठीक है, 1887 में MG रनाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह और कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था, ठीक है, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का, ठीक है। 1850 में क्या था, 1850 में जातीय अक्षमता कानून, कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट कब था, 1850 में था। जातीय अक्षमता कानून द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। किससे किया गया, जातीय अक्षमता कानून से किया गया था, ठीक है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। कब, 1856 में आया था क्या, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। इसके अलावा सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में बनाया गया था। इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था, राजा राम मोहन राय का था। और कौन सी एक्ट होता है धारा, ये शायद 17 थी, ठीक है। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। और इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो किसके प्रयास से हुआ था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से, 26 जुलाई 1856 को, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया, ठीक है। 17वां नियम था, ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने, ठीक है, कौन सा, 1843 में लॉर्ड एलनबरो का काल था, और एक्ट 5 ने गुलामी दास्तां को गैरकानूनी बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है केशव चंद्र सेन आ जाते हैं। केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन सा, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था। और आयु सम्मति अधिनियम कब आया था, ये 92 में आया था। और इसमें किसका प्रयास था, तो मालावारी का था। और ये नेटिव मैरिज एक्ट में किसका योगदान है, तो इसमें है केशव चंद्र सेन का, ठीक है। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास सारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। तो देखिए, एक तो 1872 में आया था नेटिव मैरिज एक्ट, केशव चंद्र सेन है। सेकंड जो इससे रिलेटेड आता है, ये कब आया था, 92 में आया था, ये मियम मालावारी थे इसमें। और जो थर्ड आया था, ये आया था सारदा अधिनियम आया था। ये कब आया था, ये 29 में आया था, ठीक है। हरविलास सारदा थे कि इनके प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था, ठीक है। मतलब ये सब विवाह से रिलेटेड है। तो बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया, इन्हीं के नाम पर ही इसे सारदा अधिनियम कहा गया है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा क्या थी, 14 वर्ष, और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक है।
लड़कियों की विवाह की न्यूनतम सीमा कितनी? 14 और लड़कों की 18। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लॉटस्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की थी। 1875 में हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। वो कहाँ पे? न्यूयॉर्क में हुई थी। और मैन कौन थे? ब्लावेटस्की नाम लिखा है इसमें, ठीक है। ब्लॉटस्की भी कहते हैं उन्हें कहीं कहीं, तो ब्लावेटस्की और कर्नल अल्काट मैन है इसमें, ठीक है। और इसके बाद इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अडेयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था। तो फिर भारत में कहाँ पे किया गया था? 1882 में किया गया था अडेयार नामक स्थान पर, जो बाद में इसका क्या बन गया? अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्यता बनी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की, 1889 में। तथा 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, कर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। तो क्या क्या? आध्यात्मिक दर्शन का, कर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन, जो 1905 में बनारस में हुआ था, की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और जो जिन्ना थे वो भी इन्हें अपना गुरु मानते थे, ठीक है। वर्ष 1910 के उपरांत, और जबकि ये गोखले किसको मानते थे? गोखले अपना गुरु रानाडे को मानते थे। तो मानते क्या थे ही लिखा ही है पहले, ठीक है। तो वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल व शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो ज्योतिराव फुले के विचारों से प्रभावित थे कौन कौन? मुकुंदराव पाटिल थे और शंकरराव जाधव थे, और इन्होंने फिर बहुजन समाज की स्थापना की थी, ठीक है, 1910 में। नाडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। अच्छा, तो तिलक थोड़े विरोधी थे, ठीक है, तो उन्होंने इसके विरोध में ही लिया था छुआछूत उन्मूलन के लिए, कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा अगर भगवान छुआछूत बर्दाश्त करेंगे तो, ठीक है। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। दारुल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों के में मौलाना हुसैन अहमद थे। देवबंद के संस्थापक थे कौन थे? मौलाना हुसैन अहमद। कहाँ है देवबंद? ये सहारनपुर में है, यूपी में। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1866 में। तो ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुई है। जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। धन्यवाद।